हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटोर, इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं पेपर 1 में आपको पीडी, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एंड पेपर 2 में होम साइंस कवर कराने वाली हूँ। मैंने यूजीसी नेट अपना होम साइंस में 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है। आप हमारा सिलेक्शन पैक भी अवेल कर सकते हैं, ये नया साल सिलेक्शन के नाम, जहां आपको पेपर 1 के लिए पीवाईक्यू बुक, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाएगा। आप जनरल पेपर 1 का 30 डे का क्रैश कोर्स भी अवेल कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स प्लस ट्रिक्स। आप 5 ईयर का पीवाईक्यू बुक भी ले सकते हैं, जहां पे आपको पेपर 1 के लिए यूनिट वाइज पीवाईक्यू मिल जाएंगे फ्रॉम द ईयर 2019 टू 2024। सो अवेल करना ना भूलें। आप कोड भी यूज कर सकते हैं फाइनल, जहां आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन आर कोर्सेज एंड द टेस्ट सीरीज ऑफ द जेआरएफ अड्डा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना वही कॉन्सेप्ट रखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड उसका हम पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है? और उससे रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज होंगे वो हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन कहता है किससे रिलेटेड है जी? AQI से रिलेटेड है। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट 1 कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इज यूज टू रिपोर्ट द पब्लिक एंड ओवरऑल असेसमेंट ऑफ अ गिवन डेज एयर क्वालिटी। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स integrate the air quality data for any two of the criteria pollutants into a single number that represent the air quality of the urban area। राइट तो हमें दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए हैं, ठीक है? चलिए पहले इसके पीछे का हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। राइट तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? AQI। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे AQI के बारे में। AQI, AQI का मतलब क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर का मतलब क्या है जी? हवा है, राइट? जो हमारे आसपास है, जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या हो जाता है? गुणवत्ता, कि इसकी गुणवत्ता कितनी है। ठीक है, हम कहते हैं नहीं कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। अगर हमारा अभी यूजीसी नेट का एग्जाम है, टाइम बहुत कम है, तो क्वालिटी मैटर करेगी ना कि क्वांटिटी। क्वालिटी स्टडी करेंगे, जितना हम क्वालिटी में स्टडी करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपैरिजन की कितनी क्वांटिटी में हम स्टडी कर रहे हैं। मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक वो फोकस होना चाहिए, राइट? तो क्या हो जाता है? क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या हो जाता है? गुणवत्ता। ठीक है, और इंडेक्स का मतलब क्या हो जाता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर को हम मापक भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है? ये इंडेक्स का मतलब क्या है? इसे हम इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इंडेक्स माने इंडिकेटर। आपका जो जब हमारी कॉपीज थी, ठीक है, आप अपनी कॉपी के आगे भी एक इंडेक्स देखेंगे ना, राइट? इंडेक्स बना होता है, जैसे हम कंटेंट पेज भी कहते हैं। यहाँ पे आपके सीरियल नंबर होता है, यहाँ पे आपका टॉपिक होता है, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? जिस डेट पे काम किया है, सबमिशन डेट कितनी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे टीचर सिग्नेचर होते हैं, राइट? हमने बचपन में बहुत बनाए थे ये, राइट? तो यही होता है। उसके बाद ये क्या बताता है? और यहाँ पे ना एक पेज नंबर का भी कॉलम होता है। तो हमने जैसे टॉपिक 1 लिखा, टॉपिक 2 लिखा, ये सारे हमने टॉपिक कर दिया, उसके सामने उसका पेज नंबर भी लिखा होता है। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं? उस पेज पे चले जाते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा काम लगता था बचपन में तो, ठीक है? और यहाँ पे टीचर अपने साइन कर देता था, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती है। तो ये क्या बता रहा है? ये आपको रेफरेंस बता रहा है कि ये वाला टॉपिक इस वाले पेज नंबर पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये क्या है? एक इंडिकेटर है, एक मापक है, ठीक है? तो ये क्यों लाया गया था AQI? ये बेसिकली बताता है वन कलर वन डिस्क्रिप्शन। जिसका मतलब क्या है? एक कलर एक डिस्क्रिप्शन दे देगा। अगर एयर क्वालिटी इतना है, इस रेंज के अंदर है, तो वो इस डिस्क्रिप्शन में एक कलर बता देगा, तो लोगों को ना बहुत ज्यादा सहूलियत मिल जाएगी पहचानने में कि आखिर एयर की क्वालिटी है कैसी। ठीक है, तो ये होता था हमारा इससे पहले के टाइम पे, ठीक है? जब तक हमारा AQI नहीं आया था, उससे पहले हम यूज करते थे NAAQS, जिसका मतलब क्या होता था? नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है जी, ये जो स्टैंडर्ड थे, दी स्टैंडर्ड्स आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एम्बियंट
एयर क्वालिटी, एम्बियंट एयर क्वालिटी। अब ये फर्स्ट आए कब थे? ये आए थे 1982 के अंदर आए थे बाय एयर एक्ट। ठीक है। और इसमें बहुत सारे संशोधन भी हुए थे। ठीक है। एक इसका 1994 का है, 98 का भी है, 1998 का। ठीक है। लेटर ये क्या होते थे, बार बार ये रिवाइज्ड होते रहते थे, बार बार इसमें संशोधन अमेंडमेंट्स होते रहते थे। और इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो है आपका 2009 का। ठीक है। इसके अंदर हमने ना 12 पॉल्यूटेंट्स के बारे में जिक्र किया था। वो पॉल्यूटेंट कौन से थे? आपके पर्टिकुलेट मैटर। कल हमने क्लास में डिटेल में पढ़े थे पॉल्यूटेंट्स के बारे में। अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, जरूर जाके चेक कीजिएगा, जरूर देखिएगा उस क्लास को। तो वहां पे था आपका पर्टिकुलेट मैटर, NO2 हमने पढ़ा, SO2 हमने पढ़ा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ओजोन, अमोनिया, लेड, बेंजीन, बेंजोपाइरीन, आर्सेनिक और निकल। ठीक है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? तो हमारा इसमें आता है सबसे पहले, तो हम क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पहले क्या थे हमारे टाइम पे, बहुत पहले टाइम पे क्या थे? सबसे पहले क्या चलने स्टार्ट हुए थे? NAAQS, जिसका मतलब क्या था? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है। ये स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते थे इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। किसका मैनेजमेंट कर रहे हैं हम? एयर की क्वालिटी का मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है। देखो पॉल्यूशन तो बहुत डे बाय डे इंक्रीज़ हो ही रहा है ना, तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सबसे पहले कब आया था जी? ये 1982 के टाइम पीरियड पे आया था, जब आपका ईयर एक्ट आया था। इसमें बहुत सारे बार-बार रिवीजन्स हुई, बार-बार अमेंडमेंट्स हुए। कब-कब हुए? 1994, 1998 में रिवीजन्स हुए, और सबसे ज्यादा लेटेस्ट इसका कौन सा वाला रहा था? 2009 वाला रहा था। इसमें 12 पॉल्यूटेंट्स के बारे में जिक्र किया गया था। पर्टिकुलेट मैटर है, NO2 और SO2। आपने अगर पहले का क्लास देखा होगा, ठीक है, तो यू विल एबल टू नो हमने ये कहाँ पे पढ़े थे। हमने ये पढ़े थे एसिड रेन में, राइट? किसमें पढ़े थे? एसिड रेन में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एसिड रेन में कौन कौन से आपके, हमने दो तरीके के एसिड्स पढ़े थे, जो कि ये क्या करते हैं, NO2 और SO2 पानी के साथ मिल जाते हैं, H2O के साथ मिल जाते हैं, और कोई दो तरीके के एसिड बनाते हैं। ठीक है। तो जरूर बताइएगा कि वो दो तरीके के एसिड्स कौन से थे। ठीक है। फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, आपका NH3, लेड, बेंजीन, आपका फिर आता है बेंजोपाइरीन। ठीक है। और आर्सेनिक है। एक और क्वेश्चन इसी के साथ एसोसिएटेड है। हमने 2 दिन पहले वाली क्लास में देखा था कि जो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स थे, ठीक है, उनकी आपका जब वो हाई डोसेज हो जाता है तो क्या हो जाता है? जैसे कि हमने एक नाइट्रेट के बारे में देखा था। अगर उसका हाई डोसेज अगर हम ले लेते हैं तो उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ऐसे ही उसमें एक पॉल्यूटेंट था आर्सेनिक। तो आपका आज का सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा, ये बताइएगा कि आर्सेनिक अगर बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में हम ले लेते हैं तो उसकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसी कॉज होती है, राइट? एक आता है आपका निकल। ठीक है। तो इसमें कितने पॉल्यूटेंट्स का जिक्र हुआ है जी? 12 पॉल्यूटेंट्स का जिक्र हुआ है। ठीक है। अब हम चलते हैं, जब ये बाद में रिवाइज हुआ, ठीक है, रिवाइज भी कहेंगे या फिर रिवाइज भी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि पहले के टाइम पे NAQS थे, और अब के टाइम पे हम किसको फॉलो करते हैं? वी यूज AQI, दैट इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि एयर की गुणवत्ता को बताने वाला एक इंडिकेटर होता है, एक मापक होता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज क्या आ जाती है? ये आया कब था? अंडर स्वच्छ भारत अभियान, द नेशनल क्वालिटी लॉन्च्ड इन September 2014 to measure India's AQI। तो ये बेसिकली आया कब है? ये आया है सितंबर 2014 के अंदर, अंडर स्वच्छ भारत अभियान, राइट? इसमें क्या क्या चीजें, ये देखो इसको क्यों ऐसा लेकर आया गया था, इसे हमने क्यों मतलब इसके अलावा ये क्यों आया था? रीजन बीइंग, सबसे पहले एक तो इसकी इजी डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन बड़ी इजी तरीके से दे रखी थी। और देखो बचपन में ना, और आज तक भी यही होता है, बचपन में ना हम इतने ज्यादा, थोड़ा मतलब बुक्स कैसी होती थी, कलरफुल होती थी, तो हमें पढ़ने में भी मजे आते थे। अब की बुक्स अगर हम देखें, ठीक है, कैसी होती है, कोई पिक्चर ही नहीं होती है उसपे, तो नहीं आता पढ़ने में मजा, राइट? तो यही वाली चीज हो जाती है, जिसमें आपका पिक्चर्स ज्यादा होगा, कलर ज्यादा होते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा पढ़ने का मन करता है, राइट? और हमें ज्यादा अच्छे से क्या हो जाता है, कैची चीजें होती है, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। सिमिलरली एक तो इजी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे क्या था, कलर के थ्रू
हमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन पता लग जाएगा, कलर देखते ही पता लग जाएगा, अच्छा ये वाला कैसा है, ये बेकार है, ये वाला कैसा है, अच्छा है, ठीक है, या भाई ये वाला कैसा है, मॉडरेट आपका एयर क्वालिटी है। तो कलर की बेसिस पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा था, तो काफी ज्यादा इफेक्टिव था। कॉमन लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे, ठीक है। उनके लिए बेसिकली ये ऐसा इंट्रोड्यूस करके बनाया गया था, राइट। आई होप आपको ये वाली सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। देखो, तो एयर क्वालिटी अगर इंडेक्स की बात करें तो एक ये ऐसा स्टैंडर्ड है, एक इंडिकेटर जो कि आपको बताता है कि क्वालिटी ऑफ एयर कैसी है किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, ठीक है। ये आपको हेल्प करता है इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई द लेवल ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। देखो AQI की वैल्यूज ना ऐसे होती है, ठीक है। एक इसका पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है कि AQI को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, सो एक ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, AQI is represented in numbers। इसमें आपको ऐसा ऑप्शन दे रखा था, एक आई गेस ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको ऐसे दिया गया था कि AQI इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज था, ठीक है। आपका पार्ट पर मिलियन था, ये हमने DTT वाले केस में पढ़ा था, ठीक है। हमने जो और पॉल्यूटेंट्स थी कल वाली क्लास में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, पार्ट पर मिलियन वहां पे यूज होता है, ठीक है। एक आपका इसमें दे रखा था ऑप्शन के अंदर नंबर्स की फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। ऐसे करके आपके, या फिर आपका किस में दे रखा था, सेंटीमीटर क्यूब के केस में दे रखा था, तो हमारे यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, नंबर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो AQI किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कैसी क्वालिटी थी, सबसे पहले इसमें बोला गया कि अगर तुम्हारा 0 to 5 है तो ये गुड होगा, ठीक है। 51 to 100 है तो ये सेटिस्फैक्ट्री होगा, ठीक है। मतलब अच्छा, अच्छी वाली कैटेगरी में आएगा। 101 से 200 के बीच में होगा तो ये मॉडरेट होगा। फिर अगर आपका क्या हो जाएगा, 201 से 300 के केस में होगा तो पुअर होगा। अगर आपका 301 से 400 के बीच में होगा तो बहुत ही ज्यादा पुअर होगा, और 401 से 500 के बीच में होगा तो ये काफी ज्यादा सीवियर होगा, राइट। अभी आपके रिसेंट में AQI बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया था, आपका इस कैटेगरी के अंदर आना स्टार्ट हो गया था। इसी वजह से अभी लॉकडाउन और क्लासेस आपका सारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शिफ्ट हो गई थी, ठीक है, पीछे से कुछ दिनों के लिए, बिकॉज AQI बहुत ज्यादा लेवल पे आपका गिर गया था, राइट। तो इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सबसे पहले अगर आपका 0 to 50 है तो एयर क्वालिटी ना सेटिस्फैक्ट्री होता है, इसका कोई भी हेल्थ इम्पैक्ट ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। जब आपका 51 से 100 के बीच में वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है तो ये एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। बहुत कम इसके ना सेंसिटिव ग्रुप पे बहुत ज्यादा माइनर कंसर्न्स होते हैं। 101 से 200 के बीच में क्या हो जाता है, ये डिस्कम्फर्ट कॉज कर देता है। सेंसिटिव इंडिविजुअल जैसे कि बच्चे हो गए, ठीक है, अस्थमा वाले पेशेंट्स हो गए, थोड़े ऐसे जिनको रेस्पिरेटरी दिक्कत है, ठीक है, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है, उन वाले पेशेंट्स हो गए, तो उनको काफी ज्यादा ये इम्पैक्ट डाल देता है। 201 से 300 के बीच में है तो इससे रेस्पिरेटरी आपको इश्यूज हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए घातक हो सकते हैं। 301 से 400 है, ये इसका इंक्रीज लाइवलीहुड ऑफ द सीवियर हेल्थ इफेक्ट फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स। 401 से 500 के बीच में तो इसकी वजह से सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और इमरजेंसी कंडीशंस भी कॉज हो सकती है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन ने क्या बोला था कि AQI है वो पब्लिक डोमेन की एक रिपोर्ट देता है जहां पे हमें ओवरऑल असेसमेंट मिल जाता है कि एयर की क्वालिटी कैसी है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। बट जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि जो AQI है वो इंडिकेट किस पे करता है, सिर्फ आपके दो क्राइटेरिया पे। क्या हमने दो क्राइटेरिया पढ़े हैं? नहीं जी, यहाँ पे टोटल क्राइटेरिया कितने होते हैं, यहाँ पे होते हैं 8। कितने क्राइटेरिया होते हैं, यहाँ पे होते हैं 8। तो सबसे पहले हम उन क्राइटेरिया की बात ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे कितने पॉल्यूटेंट्स का जिक्र था, यहाँ पे 12 पॉल्यूटेंट्स का जिक्र था। इसमें और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इसमें 12 पॉल्यूटेंट है और इसमें कितने पॉल्यूटेंट है जी, 8 पॉल्यूटेंट। ठीक है। तो पॉल्यूटेंट देखते हैं, पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा आपके NO2 है और SO2 है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका भी बता देंगे। आपके पर्टिकुलेट मैटर पे 2.5 है और 10 वाला है, ठीक है। एक आपका ओजोन आ जाता है, एक आपका NH3 आ जाता है, एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है और एक आपका लेड आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज हुई, तो ये वाले दोनों कंपोनेंट कौन से है, देखो आपके तो एसिड रेन वाले ही हैं, ठीक है। आपका पर्टिकुलेट मैटर में आपके कौन से वाले हैं, 2.5 वाला और 10 वाला। तो हमने कल वाली क्लास में देखा था पर्टिकुलेट मैटर आपके दो होते हैं, जो आपका 2.5 से भी कम डायमीटर का होता है, एक वो वाला होता है जो कि सबसे ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। एक आपका जिसका डायमीटर पर्टिकुलेट मैटर का 10 से कम होता है, वो PM10 वाला होता है, ठीक है। एक इसके अंदर ही आ जाता है। तो इसमें हम एक तो एसिड रेन वाले दो याद रख लेंगे, एक पर्टिकुलेट मैटर वाले ये दो याद रख लेंगे, ठीक है। एक अपना ओजोन याद रखना, NH3 हो गया, CO एंड
आपका लेड हो गया। ठीक है, इसको याद रख सकते हो आप नो सीपी के नाम से। ठीक है, कि हमें सीपी नहीं जाना, राइट? तो ऐसे हो जाएगा आपका नो सीपी। सीपी दिल्ली में एक प्लेस है, लाइक कनॉट प्लेस, तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, तो नो सीपी। ठीक है, से नो सीपी, राइट? तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एन से आपका NH3 हो जाएगा, ओ से आपका ओजोन हो जाएगा, सी से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, और पी से आपका लेड हो जाएगा। देखो, हमें ऐसा लगता है कि ना जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो सबसे बड़ी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, तो ये तो जरूर आनी चाहिए। बट एक चीज याद रखना, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जिक्र है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र नहीं है, किसका जिक्र है? कार्बन मोनोऑक्साइड का जिक्र है। ठीक है, अब आप एक चीज मेरे को बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है बट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हमने ये एयर क्वालिटी वाला बहुत अच्छे से पढ़ लिया। देखो, इसका ना कलर के हिसाब से तो ऐसा बनाया गया है, अगर 0 से 50 के बीच में होता है तो ये गुड है। ठीक है, ये ग्रीन कलर से इंडिकेट कर देगा। अब उसके बाद कितना हो जाता है? 51 से 100 है तो ये मॉडरेट येलो कलर से इंडिकेट कर देगा। 101 से 150 है तो ये अनहेल्दी और ये सेंसिटिव ग्रुप होएगा, जो ये ऑरेंज कलर से इंडिकेट कर देगा। 151 से 200 के बीच में ये रेड कलर से इंडिकेट कर देगा। 201 से 300 वेरी अनहेल्दी, जो कि पर्पल कलर से डिनोट कर देगा। और अगर 301 से 500 के बीच में है तो ये हेजार्डियस मेहरून कलर से इसको इंडिकेट कर देगा। तो ये काफी ज्यादा था कि कलर को देखते ही हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि एयर की क्वालिटी आखिर है कैसी, राइट? आई होप आपको ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट साइज्ड पर्टिकुलेट मैटर आर द रिक्वायर्ड फॉर द AQI? AQI में कौन से डिफरेंट साइज के पर्टिकुलेट मैटर हमने पढ़े हैं? क्या हमने PMI के बारे में पढ़ा है, जो कि पर्टिकुलेट मैटर साइज इक्वल और लेस देन द 1 माइक्रोन? क्या हमने PM 2.5 के बारे में पढ़ा है, जिसका पर्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 माइक्रोन से कम होता है? क्या हमने PM 10 के बारे में पढ़ा है, जिसका 10 से कम होता है? क्या हमने TSPM के बारे में पढ़ा है, टोटल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर? ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे। एक तो देखो, हमने PM 2.5 पढ़ा है, एक हमने PM 10 पढ़ा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक, तो ये पॉल्यूटेंट है और यहाँ पे इसके सोर्सेज लिखे हुए हैं। तो पर्टिकुलेट मैटर में हमने कौन से दो पढ़े, कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं ये? एक होते हैं आपके 2.5 और 10 वाले, बेसिकली व्हीकल एमिशन से रिलीज होते हैं, जो कि आपके ऑटोमोबाइल्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से रिलीज हो सकते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलीज हो सकते हैं। ओजोन हमें पता ही है, ओजोन के हमने दो तरीके के टाइप देखे थे अपनी लास्ट वाली क्लासेस के अंदर, जिसमें अगर किसी ने क्लास नहीं देखा जरूर जाके चेक कीजिएगा, जिसमें हमने स्मॉग भी पढ़ा हुआ है, आपका ओजोन के बारे में भी पढ़ा है, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीजें। तो गो एंड चेक द रीसेंट क्लासेस। ठीक है, तो ओजोन में हमने क्या पढ़ा था? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होता है। ट्रोपोस्फेरिक इज द बैड ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक इज द गुड ओजोन। तो ये किसकी रिएक्शन से बनता है? जो आपका फोटोकेमिकल स्मॉग होता है ना, बेसिकली उसकी रिएक्शन से बन रहा है, जो गंदे वाला स्मॉग है, राइट? जो गंदे वाला ओजोन है। तो रिएक्शन किसकी? नॉक्स की हमने पढ़ी थी, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पढ़ी थी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये कौन से वाला? आपका जो फोटोकेमिकल स्मॉग हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये चीज देखी थी कि फोटो का मतलब क्या हो जाता है? सनलाइट, और उससे वहां पे जो स्मॉग रिलीज होती है, दैट इज टर्म्ड एज अ फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, जो कि आपके व्हीकल एग्जॉस्ट से, पावर प्लांट से निकलता है। SO2 हमने पढ़ा है, जो कि कॉल की बर्निंग से, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलीज आउट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमने देखा था, जो कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल से होता है। और यही होता है कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना देता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिसकी वजह से जो आपके रेड ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो वहां पे डिक्रीज हो जाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने अपने परसों वाली क्लास में देखा था। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? अमोनिया NH3, जो कि आपका खासियत के सोर्सेज होते हैं, एग्रीकल्चर्स होते हैं, और आपके फर्टिलाइजर्स इसके मेन सोर्स होते हैं, राइट? अब हमारा नेक्स्ट इसका आंसर क्या आ जाता है? हमारा इसका आंसर था PM 2.5 एंड PM 10 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाता है? ये आता है हमारा रिस्क असेसमेंट। ठीक है, इसमें रिस्क असेसमेंट के ना कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, और उसका यहाँ पे मेथड दे रखा है कि कौन सा मेथड इसमें इसका यूज होता है, राइट? तो सबसे पहले है हैजर्ड का आइडेंटिफिकेशन, डोज का रिस्पॉन्स असेसमेंट, एक्सपोजर असेसमेंट, और रिस्क कैरेक्टराइजेशन। और यहाँ पे इन सबका इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है,
तो चलिए अब हम किसके बारे में अपना सेकंड वाला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का, जो कि हमारा क्या है, रिस्क असेसमेंट है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स कौन से होते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर हैजार्ड है तो उसको आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि आइडेंटिफाई करो कि रिस्क पे सबसे ज्यादा पीपल कौन से हैं वहां पे, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएट करो कि रिस्क कितना ज्यादा घातक है, कितना ज्यादा कैसा है, ठीक है, उसको इवेल्युएशन करनी होती है। उसके बाद हमें जो भी हम क्या करते हैं, फिर हम अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, सारा का सारा अपना डाटा बना लेते हैं कि भैया ये वाला हैजर्ड है, इन वाले लोगों को इन इस इतने हाई लेवल का ये ज्यादा घातक साबित हो सकता है, तो इसकी पूरी रिपोर्ट बना ली हमने, ठीक है। फाइंडिंग्स वगैरह लिखते हैं और फिर हम अपना क्या कर लेते हैं, अपना पूरा बना लेते हैं कि हम इसको ऐसे ऐसे इसको मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। और हम उसको सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, लास्ट में रिव्यू कर देते हैं। तो ये आपके रिस्क आप असेसमेंट प्रोसेस के आपके क्या हो जाते हैं, आपके बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल देख लीजिए। तो अगर मैं एक एरिया में बात करूं, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में ना बहुत ज्यादा मलेरिया फैल गया, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पे डेंगू मलेरिया वाले केसेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा हैजार्ड क्या है, मेरा मलेरिया है, कि लोगों को बहुत ज्यादा मलेरिया हो रहा है। तो अब मैं ये देखूंगी कि वो कौन से एरिया में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि वो सीपी वाला एरिया ना, वहाँ पे मलेरिया बहुत ज्यादा फैल गया है, ठीक है। तो मैं मलेरिया देख लूंगी कि आइडेंटिफाई द रिस्क मैंने कर दिया कि अब जो सीपी के जितने लोग होंगे वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे इस वाली कंडीशन से, मलेरिया वाली कंडीशन से। तो मेरे को एक सबसे पहले मेरे को हैजार्ड पता लग गया कौन से वाला है, मेरे को लोकेशन पता लग गई कि किस लोकेशन पे सबसे ज्यादा लोग रिस्क पे हैं, ठीक है। अब मैं लोगों को वहां पे इवेलुएट करूंगी कि कितने लोग मर गए हैं, ठीक है, कितने कितने हाई लेवल पे ये मलेरिया या डेंगू है, ठीक है। उसके बाद मैं रिकॉर्ड देखूंगी, जाके आसपास के जितने हॉस्पिटल्स होंगे वहां पे डाटा लूंगी, ठीक है। वहां पे लोगों से बात करूंगी कि कितना हाई लेवल पे आपको इस वनरेबिलिटी का सामना करना पड़ा है, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएंगी और फिर मैं उसका रिव्यू कर दूंगी कि हाँ ठीक है, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम फिर अपना एक सेट बनाएंगे कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसको रिव्यू करेंगे कि जो जो चीजें मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी, या फिर मैंने क्या क्या अपने जो मेजर्स मैंने बनाए थे वो मैंने इम्प्लीमेंट करे इसको रोकने के लिए, वो कितने ज्यादा इफेक्टिव हुए हैं, कितने ज्यादा फ्रूटफुल रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन के लिए, उसका क्या असर पड़ा है लोगों के ऊपर। फिर मैं उसको क्या कर लूंगी, आखिरी में रिव्यू कर लूंगी, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, रिस्क असेसमेंट का आपका पूरा एक प्रोसेस रहता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या आता है, हैजार्ड का आइडेंटिफिकेशन करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर केमिकल, देखो वो तो हमने मलेरिया वाला केस देखा था, बेसिकली हम यहाँ पे करते हैं केमिकल्स के बारे में, ठीक है। जब किसी की आपके स्पेसिफिक आपका मात्रा में कोई केमिकल आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज आउट हो जाता है, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, नेक्स्ट इज आर, एक सेकेंड, एक बार ये चार्जिंग ऑन कर लेते हैं इसकी, राइट। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या हो जाता है, हमारा हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन होता है, जो कि ये देखता है, ये डिटरमाइन करता है कि कोई पर्टिकुलर केमिकल किसी स्पेसिफिक हेल्थ इफेक्ट से कैसे वो लिंक अप कर रहा है, ठीक है, या वो कितना ज्यादा घातक साबित हो रहा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो जी, कोई तो पर्टिकुलर केमिकल का, ठीक है, पर्टिकुलर हेल्थ इफेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है स्पेसिफिकली, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाता है, डोज रिस्पॉन्स हम देखते हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप देखा जाता है कि डोज रिसीव्ड एंड द एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, कि मान के चलो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट का अगर एक पॉल्यूटेंट है, राइट, तो ये आपका ये केमिकल है, तो ये वाला केमिकल आपका कितना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है लोगों की पॉपुलेशन पे, लोगों की हेल्थ पे, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं एक्सपोजर असेसमेंट, कि कितने लोग वहां पे एक्सपोज हो गए हैं, साइज एंड द नेचर ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोगों पे उस पॉल्यूटेंट का घातक प्रभाव पड़ा है, उस टॉक्सिकेंट का घातक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो चौथी चीज आपकी आ जाती है रिस्क कैरेक्टराइजेशन, जिसमें हम देखते हैं कि एस्टिमेट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, की कितने लेवल पे लोगों को वो असर डाला है, बेसिकली वो पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट या फिर पर्टिकुलर टॉक्सिकेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो हम ना डायरेक्टली एक ही ऑप्शन से अगर हम चले ना, तो एक ऑप्शन से भी बना सकता है। यहाँ पे देखो एक्सपोजर, ठीक है, और एक ही ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे एक्सपोजर से रिलेटेड वर्ड एक एक्सपोज्ड लिखा हुआ है, राइट। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना इसमें, तो आप ना सी का ना नंबर 1 बना दीजिए, है ना, राइट। तो ये आपका ना थोड़ा सा जनरल भी आपका, अगर पेपर में ये देखा जाता है कि आपका जनरल भी थोड़ा सा चल गया ना कि हाँ ये वाला ना इसका यार ये हो सकता है, तो हमारा वहीं पे क्वेश्चन बन जाता है, और सी का 1 बनाते ही हमारा पहला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन का क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर केमिकल का एक पर्टिकुलर हेल्थ इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, ठीक है। दूसरे वाला हमारा बी का क्या हो जाएगा, बी का हमारा आ जाएगा थर्ड,
डोज रिस्पॉन्स आपका असेसमेंट, जब हमने डोज दे दी तो उसका क्या उसको असेसमेंट करना। तो ये हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द कितनी डोज रिसीव हुई है और उसका एडवर्स हेल्थ इफेक्ट कितना पड़ा है, ठीक है। एक्सपोजर असेसमेंट जिसका है कि डिटरमाइन करना साइज एंड द नेचर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, और वो हैज बीन जो कि उस पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट से या फिर पर्टिकुलर टॉक्सिकेंट से एक्सपोज हुई है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिस्क कैरेक्टराइजेशन, जिसका मतलब क्या हो जाता है, इट्स एस्टिमेट करना मैग्नीट्यूड ऑफ द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, की कितने मैग्नीट्यूड या फिर कितने मात्रा तक, कितनी गंभीरता है उस पर्टिकुलरली पॉल्यूटेंट की पब्लिक हेल्थ के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा थर्ड टॉपिक जो रहने वाला है, वो हमारे रहने वाला है नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके कौन कौन से मिशन आए थे नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज के अंदर, ठीक है। तो चलिए इसका हम डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले आ जाता है आपका नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान के अंदर कितने मिशन है हमारे पास, 8 मिशन है। कितने मिशन है, 8 मिशन है, जो कि किसके ऊपर एड्रेस करते हैं, क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स के ऊपर, और प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, इट इज द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, ऑफ इंडियाज डेवलपिंग पार्ट, राइट। इंक्रीजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, मेन मोटो क्या है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स को हमको इंक्रीज करना है ऑफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एंड रिडक्शन ऑफ vulnerability to impact of climate change। तो बेसिकली इसका मोटा मोटा मुद्दा क्या आ जाता है, हमें इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है ताकि इंडियाज की डेवलपिंग पाथ हो सके, इंडिया डेवलप कर सके बेसिकली। दूसरा क्या हो जाता है, हमें बेसिकली स्टैंडर्ड्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए इंडिया के, ठीक है। और हमें किसी भी चीज की जो वर्नरेबिलिटी है उसको हमें क्या करना है, कम करना है, जो कि आपकी क्लाइमेट चेंज को बहुत ज्यादा असर डाल सकती है, राइट। तो इसमें कौन कौन से आपके मिशन आते हैं, सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन द सस्टेनेबल हैबिtat। तीसरे वाला आ जाता है नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में। चौथे वाला आ जाता है आपका एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। आपका फिफ्थ वाला आ जाता है नेशनल वाटर मिशन आ जाता है। सिक्स्थ वाला आ जाता है नेशनल मिशन ऑन द स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर द क्लाइमेट चेंज। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा हुआ, ऐसे याद रखो, एक आ गया आपका सोलर, ठीक है। दूसरा हो गया आपका सस्टेनेबल हैबिटाट, ठीक है। तीसरे वाला हो जाता है आपका हिमालयन से याद रख लेना, ठीक है। आपका फोर्थ वाला कौन सा है, एनर्जी के ऊपर है। फिफ्थ वाला कौन सा है आपका, वाटर के ऊपर है। सिक्स्थ वाला कौन सा है आपका, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो सी से याद रख सकते हैं इसको, क्लाइमेट से, ठीक है। सेवेंथ वाला है आपका ग्रीन इंडिया के ऊपर है, ठीक है। और एट्थ वाला है हमारा किसके ऊपर, एट्थ वाला है हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर, राइट। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, एस एस एच, ठीक है। फिर आपका एच, फिर ई डब्ल्यू, सी जी ए, राइट। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसके फर्स्ट फर्स्ट इनिशियल्स हम याद रख लेंगे। एस एस, देखो आपका ना क्या हो जाता है, एसएससी का पेपर होता है, एसएससी की जगह पे आप यूज रखिए क्या, एस एस एच, ठीक है। एस एस एच याद रखेंगे, ठीक है, यहां तक तो याद रख गया। एक आपके क्या हो जाते हैं, ई डब्ल्यू, ठीक है, ई डब्ल्यू याद रखिएगा। ई डब्ल्यू एक कैटेगरी होती है ना, ई डब्ल्यू ए वाली आपकी कैटेगरी होती है, वहां से ई डब्ल्यू याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चीज क्या आ जाती है हमारी, सीजीए, ठीक है, क्या याद रखेंगे, सीजीए, ठीक है। तो हम ऐसे करके यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। तो एस एस एच, ई डब्ल्यू, सीजीए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके ऊपर, इनकी हम
डिफाइन पढ़ लेते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले सोलर आपका क्या हो जाता है, सोलर का मतलब क्या हो जाता है, जब हम सनलाइट को यूज करके अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, काफी ज्यादा क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो ये प्रमोट क्या करता है, सोलर एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए क्या आया था आपका, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था 2003 के अंदर, और आपका सोलर एनर्जी पॉलिसी भी एक आई है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, NMEE, नेशनल मिशन फॉर द एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। आप इंप्रूव कर सकते हैं एनर्जी की एफिशिएंसी को सारे सेक्टर्स में। इसके लिए आपका एक्ट आया है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है आपका नेशनल मिशन ऑन द सस्टेनेबल हैबिटेट, जहां पे आप डेवलप कर सकते हैं अर्बन प्लानिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। और उसके बाद ये क्या आ जाता है आपका, कहाँ पे आया था, अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसीज के अंदर। फिर आपका नेशनल वाटर मिशन आ जाता है, बेसिकली आपको वाटर को कंजर्व करना है और उसकी वेस्टेज को रिड्यूस करना है। इसके लिए एक्ट आया, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट 1986। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेन द हिमालयन इकोसिस्टम, ये आया था। इसके लिए एक एक्ट आया 1980 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर द ग्रीन इंडिया, हरियाली को प्रमोट करना है जी, फॉरेस्ट कवर को आपको इंक्रीज करना है, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करना है। इसके लिए आपका एक्ट आया है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। देखो दो दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिफॉरेस्टेशन, एक होता है एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब पेड़ बहुत ज्यादा कट रहे हैं, इज द डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन उसका उल्टा होता है, भैया बहुत ज्यादा पेड़ लगाओ, वो किसको प्रमोट करना होता है, एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना होता है, ठीक है। आपका सेवंथ वाला क्या आ जाता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को आपको प्रमोट करना है। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 के अंदर आई है। नेशनल मिशन ऑन द स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर द क्लाइमेट चेंज, तो इसमें क्या हो जाता है, बिल्ड करना नॉलेज सिस्टम टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा फोकस किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो इसके इंपॉर्टेंट है ना, वो इसके नाम ही याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। तो हमने क्या अपनी एक ट्रिक बना ली है, SSHEWCGA, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यही इसकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है कि आपका क्या होता है, NAPCC का मतलब क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये कब आया था जी, 2008 के अंदर आया था, जिसमें आपके 8 कोर मिशंस को लिया गया है। और हमारा क्वेश्चन में यही बोला था कि आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका कौन से वाला मिशन इसके अंदर आता है। तो एक तो इसमें नेशनल सोलर मिशन आ जाएगा, ठीक है, जिसमें बोला गया था कि आपका क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी को यूज करो और फॉसिल्स पे जो हमारी डिपेंडेंसी है ना, क्योंकि क्या है, फॉसिल्स है, आपके पेट्रोलियम वगैरह, ये क्या है, आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक बार खत्म हो गए तो हो गए, बट सोलर एनर्जी जो आपकी सनलाइट है वो तो हमेशा रहने वाली है ना, राइट। तो वो हम ज्यादा हम आपके नॉन रिन्यूएबल से शिफ्ट कर जाए रिन्यूएबल की तरफ, ठीक है। रिन्यूएबल पे अगर हम शिफ्ट कर जाएंगे तो वो इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाले, ठीक है। और हम अचीव कर पाए किसकी, एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव कर पाए, ठीक है। दूसरे वाला हमारा वाटर मिशन था, भैया वाटर को कंजर्व करो, बचा कर रखो, ठीक है। उसकी वेस्टेज को बहुत ज्यादा कम करो, क्योंकि हमारे पास देखो सिर्फ 1% ही ऐसा है जो कि हम अपना पानी एकदम फ्रेश वाटर है जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका देखो 3% तो अगर हम पानी की बात करें वो तो आपका ग्लेशियर्स में है, राइट। और वो अब मेल्ट होके सिर्फ हमारे पास करता है 1%, जो कि हमारा फ्रेश वाटर जो कि पीने योग्य है, ठीक है, जिसे हम एक्चुअली में यूज कर सकते हैं अगर हम 100% पानी की बात करें, ठीक है। और बाकी क्या चीज हो जाता है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन वाटर रिसोर्सेज का अक्रॉस द रीजन, ताकि हम एक जो वाटर स्कार्सिटी है, वाटर की जो किल्लत हो गई है, उसको हम क्या कर सके, कम कर सके। और इसकी हमारा क्या रखा गया था कि हम एनर्जी एफिशिएंसी को, मतलब इसकी एफिशिएंसी को हम 20% से क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। तीसरे वाला आ जाता है आपका नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या हो जाता है, इंडिया के एग्रीकल्चर को रेजिलिएंट बनाना है क्लाइमेट चेंज के लिए, और प्रमोट करना है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज एंड द एफिशिएंट रिसोर्स यूज को हमने प्रमोट करना है, राइट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ACD इज योर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ACD इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए, यहाँ से बन जाएगा सी, यहाँ से बन जाएगा डी। अब देखो नेशनल मिशन ऑन द डेजर्ट के बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ से इसको काट देंगे। दूसरा हमारा आ जाएगा इंडियन ओशन के बारे में भी हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो यहाँ से इसको काट देंगे। तो ये एलिमिनेट करते ही आपका बाय द एलिमिनेशन प्रोसेस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A, C एंड D। सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आंसर को भी जरूर डिस्कस करेंगे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।